हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का साइंस कैरियर इंस्टीट्यूट में फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि पिछले बार हम लोग लाइफ स्पैन, जीवन अवधि के बारे में पढ़े थे, तो आज हम लोग प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। प्रजनन या जनन एक ही बात है ना। इसको इंग्लिश में हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या है, प्रजनन क्या है? तो प्रजनन एक जीव विज्ञानीय प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने ही जैसा दूसरे जीवों को जन्म देता है, तो इसे ही हम लोग प्रजनन या जनन कहते हैं। ठीक है, तो अब जनन में होगा क्या, जनन का महत्व क्या है? अगर जीव को, अपने स्पीशीज को, अपनी जाति को बचाना है तो प्रजनन या जनन करना बेहद जरूरी हो जाता है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। रिप्रोडक्शन इनेबल्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मतलब रिप्रोडक्शन से क्या हो रहा है, प्रजनन से क्या हो रहा है कि एक स्पीशीज जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि उसका जाति पूरा इस दुनिया में बचा हुआ है। वरना अगर वो प्रजनन करना छोड़ दे तो वो जाति पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं वल्चर के बारे में, गिद्ध के बारे में। गिद्ध का प्रजाति समाप्त होने के कगार पर आ चुका है, एंडेंजर्ड हो चुका है। उसका रीजन एक है कि उसके जनन में प्रॉब्लम आ चुका है ना। क्यों? क्योंकि डीडीटी का मात्रा बहुत अत्यधिक होने की वजह से उसका जो अंडा का जो बाहरी शेल है वो कमज़ोर हो गया, जिसके वजह से अंडा जो है जैसे ही दुनिया में आता वैसे ही फूट जाता है, तो जिसके चलते उसका जनन प्रभावित हो गया। तो इसलिए आज हम लोग जानते हैं कि वल्चर जो है, गिद्ध जो है, एंडेंजर्ड हो चुका है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए कि जनन किसे कहते हैं और जनन क्या इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे जनन कितने प्रकार का होता है। तो जनन मेनली मुख्यतः दो प्रकार का होगा। एक जो है पहला अलैंगिक जनन कहलाएगा, अलैंगिक जनन, और दूसरा लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। तो अलैंगिक और लैंगिक जनन का अभी हम लोग मुख्यतः अंतर पढ़ेंगे, जो कि ऐसे भी बचपन से भी हम लोग पढ़ते आए हैं कि अलैंगिक जनन में पार्टनर का ज़रूरत नहीं होता है, लैंगिक जनन में पार्टनर का ज़रूरत होता है। तो ये सब सिंपल, बहुत ही सरल डेफिनेशन है, जो कि अभी हम लोग 11th-12th के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो हम लोग इस तरह का डेफिनेशन नहीं देंगे। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर समझिए कि अगर बात करें अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है? अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो मियोसिस कह सकते हैं। ठीक है, तो मियोसिस की बात करेंगे तो यहां पर अलैंगिक जनन में क्या होगा कि युग्मक जो बनेगा, गैमेट जो बनेगा, वो एक तो गैमेट बनेगा नहीं, और अगर गैमेट बनता है तो वो कभी भी मियोसिस के द्वारा नहीं बनेगा। गैमेट, ये बात ध्यान रखिएगा, गैमेट एक तो बनता नहीं है, और अगर गैमेट बनेगा तो वो कभी भी मियोसिस के द्वारा नहीं बनेगा, मतलब कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा नहीं बनेगा। ठीक है, जबकि लैंगिक जनन को अगर देखेंगे तो इसमें गैमेट जो बनेगा बच्चा, वो गैमेट ऑलवेज, एक तो गैमेट हमेशा बनेगा, और गैमेट कैसे बनेगा? मियोसिस के द्वारा ही बनेगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि इसमें जो है निषेचन, निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो फर्टिलाइजेशन जो है अगर अलैंगिक जनन में देखा जाएगा तो कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, एक तो गैमेट बन ही नहीं रहा है तो फर्टिलाइजेशन का बात ही नहीं है ना। अगर गैमेट बन भी रहा है तो वो भी मियोसिस से नहीं बन रहा है, इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जबकि लैंगिक जनन में हमेशा फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? तो चलिए अभी हम थोड़ा सा इस पर और प्रकाश डालते हैं, है ना। अगर देखा जाए ये अपने पास क्या है, एक कोशिका है। अब अगर इस कोशिका के अंदर देखा जाएगा बच्चों तो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर देखेंगे तो गुणसूत्र मतलब क्या है? गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम दो तरह का, सेल जो है अपने पास दो तरह का होता है। पहला सेल जो है उसको हम लोग डिप्लॉइड बोलेंगे, द्विगुणित बोलेंगे, डिप्लॉइड या द्विगुणित बोलेंगे। क्या बोल सकते हैं? द्विगुणित। और एक तरह का सेल जो है, इसमें क्या होगा बच्चा? इसमें अगर देखा जाए तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो कैसा होगा? जो क्रोमोसोम है
अगर क्रोमोसोम देखेंगे, गुणसूत्र को देखेंगे तो गुणसूत्र कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड का मतलब अगुणित। ठीक है, यहां पर ध्यान रखने वाली बात है ये कि सेल हमारा दो तरह का है क्रोमोसोम के बेस पर अगर देख रहे हैं तो। अगर पेयर में है क्रोमोसोम तो डिप्लॉइड, और अगर अनपेयर्ड है तो उसको हम लोग हैप्लॉइड या अगुणित कोशिका हो गया। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि जब भी द्विगुणित कोशिका है, अगर मान लीजिए सपोज ये क्या है, द्विगुणित कोशिका है, तो ये जब भी इसमें जब भी मियोसिस होगा, मियोसिस होगा, इसमें दोनों तरह से कराते हैं हम लोग। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन। तो जब भी इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो होगा क्या कि इसमें जो है बच्चा, सबसे पहले ये जो क्रोमोसोम है इसका पेयर का एक क्रोमोसोम इसमें आ जाएगा और एक क्रोमोसोम जो है दूसरे सेल में चला जाएगा। ठीक है, इसका भी एक पेयर जो है ये इसमें आ जाएगा और एक पेयर जो है इसमें आ जाएगा। तो दोनों क्या हो गया? हैप्लॉइड बन गया। ऐसे एक्चुअली जो मियोसिस होता है उसमें चार, एक कोशिका से चार कोशिका बनता है, लेकिन हम यहां पर मेन बताना चाह रहे हैं कि यहां पर क्या हो रहा है बच्चा कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है वो द्विगुणित से अगुणित हो चुका है, मतलब पेयर से अनपेयर में आ चुका है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ बच्चा? मियोसिस के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, इसलिए अर्ध बोल रहे हैं, आधा हो चुका है। क्रोमोसोम नंबर इसमें देखा जाए 4 है ना, इसको लिखते हैं ऐसे कभी भी, डिप्लॉइड है, द्विगुणित है इसलिए 2n लिखते हैं, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना? टोटल 4 है। अब इसमें कैसे हो गया बच्चा? चूंकि ये अगुणित हो गया है, मतलब n से लिखेंगे, n से रिप्रेजेंट करेंगे, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो चुका है? 2 हो चुका है। ठीक है, इसमें भी कितना आ चुका है? 2 आ चुका है। तो ये क्या था बच्चा? ये डिप्लॉइड में मियोसिस इस तरह से हुआ। अब अगर बात करेंगे माइटोसिस का, तो यहीं पर हम बना देते हैं माइटोसिस। अब अगर ये माइटोसिस करता सपोज, तो माइटोसिस में क्या होता? माइटोसिस में क्या होगा कि जितना जो इसका समझ लीजिए कॉपी बन जाएगा, कॉपी। ठीक है, कार्बन कॉपी बन जाएगा, जैसा सेल है उसी तरह का, जस्ट 2n है तो 2n रहेगा, ये भी 4, और नया जो सेल बना है इसमें भी 2n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए हैं कि 2n इज इक्वल टू 4 हो चुका है, मतलब कॉपी बन चुका है, जैसा था वैसा ही है। तो अगर हम लोग बात करेंगे जनन में अर्धसूत्री विभाजन में, तो आप देख रहे होंगे यहां पर कि अगर अर्धसूत्री, इसमें अगर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इससे क्या हो जाएगा बच्चा? जो मेरे पास जो नया सेल आया है उसमें जस्ट हाफ क्रोमोसोम हो चुका, आधा क्रोमोसोम आ चुका है। तो इसलिए अब क्या होगा बच्चा कि ये अगर मान लीजिए सपोज अगर ये स्पर्म है, ठीक है, और अगर मेल है तो स्पर्म है, और फीमेल अगर है तो उसके पास क्या होगा? अंडा होगा, एग होगा। समझ में आया बात? तो दोनों अंडा और स्पर्म जो है दोनों में क्रोमोसोम क्या हो चुका? आधा हो चुका है। तो इसीलिए ये दोनों को क्या जरूरत पड़ता है बच्चा? निषेचन का जरूरत पड़ता है, फर्टिलाइजेशन का जरूरत पड़ता है। मतलब दोनों ही क्या होगा? एक साथ आएगा और आपस में मिल करके फिर से क्या होगा? देखिए इधर क्या हुआ, सपोज ये क्या है? ये है स्पर्म, 23 क्रोमोसोम है, n बराबर 23 क्रोमोसोम है। उसी तरह से अगर देखा जाए ये एग है, एग अंडा है, तो इसमें भी n बराबर कितना क्रोमोसोम है? 23 क्रोमोसोम है। तो ये 23 क्रोमोसोम और ये 23 क्रोमोसोम फिर से एक बार मिलेगा और क्या बना देगा? जाइगोट बना देगा। जाइगोट या इसी को युग्मनज बोलते हैं। समझ में आया बात? तो जब जाइगोट बन चुका है तो फिर से क्या हुआ? n बराबर 46, सॉरी 2n बराबर 46 फिर से हो गया। तो यहां पर हम ये समझाना चाह रहे थे कि लैंगिक जनन में पार्टनर का जरूरत क्यों होता है। समझ में आ रहा है ना बात, कि अगर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो पार्टनर का जरूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लैंगिक जनन में पार्टनर का जरूरत होता है, और अलैंगिक जनन में चूंकि अगर एक तो गैमेट बनता नहीं है, दूसरी बात अगर गैमेट बनेगा भी तो वो अर्धसूत्री विभाजन से नहीं बनेगा, किससे बनेगा? समसूत्री विभाजन से बनेगा। तो समसूत्री का मतलब क्या हो गया कि जितना क्रोमोसोम था, अगर ये डिप्लॉइड था तो डिप्लॉइड ही रहेगा नया सेल जो आएगा, और वो क्या होगा बच्चा? सिर्फ और सिर्फ डेवलप हो जाएगा, नया उसमें ऑर्गेनिज्म में बदल जाएगा। अगर मल्टी सेलुलर है तो कई सारा सेल डिवाइड होकर के उसी तरह से फिर से अरेंज हो जाएगा, तो नया ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाएगा। तो ये अपने पास बहुत ही बड़ा डिफरेंस है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में। ठीक है, तो अब हम लोग अगर परिभाषा की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लैंगिक जनन का, है ना। तो चलिए, तो लैंगिक जनन का डेफिनेशन आप लोग लिखिए जल्दी से। ठीक है, चलिए लिखिए। लैंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया है
जिसमें नर तथा मादा युग्मक का निर्माण होता है एवं युग्मकों में निषेचन होता है, इसे ही लैंगिक जनन कहते हैं। तो अब हम लोग अलैंगिक जनन की बात करते हैं। तो अलैंगिक जनन को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो अलैंगिक जनन क्या है? तो जब संतान की उत्पत्ति एक ही जनक के द्वारा गैमेट फॉर्मेशन मतलब युग्मक का निर्माण हो या उसकी अनुपस्थिति में हो, अलैंगिक जनन कहलाता है। ये सिंपल सा डेफिनेशन है। तो यहां पर हम लोग एक बात और कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन जब भी होगा बच्चा तो कभी भी क्लोन निकलेगा। क्यों? यहां पर ये समझिएगा, अलैंगिक के जनन के द्वारा क्लोन होता है। क्यों? देखिए यहां पर क्या हुआ बच्चा कि अलैंगिक जनन कैसे होगा? माइटोसिस के द्वारा होगा। मतलब जितना क्रोमोसोम इसके पास था सेम क्रोमोसोम का फोटोकॉपी बनेगा। जबकि अगर हम लोग लैंगिक जनन की बात कर रहे थे तो इसमें ये जो मेल है उसका क्रोमोसोम एवं फीमेल का क्रोमोसोम, दोनों का क्रोमोसोम आया तो क्रोमोसोम जो है वही कैरेक्टर को रखता है। तो इसलिए क्या होता है कि जब भी लैंगिक जनन होता है तो लैंगिक जनन के द्वारा वेरिएशन आता है, जबकि है ना वेरिएशन आता है, जबकि अलैंगिक जनन के द्वारा क्लोन आता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये रहा आज का लेक्चर, हम लोग यहीं तक रोकते हैं। कल हम लोग थोड़ा सा इसको और बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अलैंगिक जनन के बारे में तो हम लोग लगभग पढ़ ही लिए, तो इसमें क्लोन के बारे में भी पढ़ लिए हम लोग कि क्लोन क्या है, जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर हो। मतलब बाहरी अगर बनावट देखें और अंदर का जीन देखेंगे तो दोनों कैसा होगा? एकदम सिमिलर होगा क्लोन में। जबकि अगर लैंगिक जनन में अगर देखा जाएगा तो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों में डिफरेंसेस पाया जाएगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें, संतान में। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं, हम लोग आगे इसी को बढ़ाएंगे। तो जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक एक चीज़ का कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। बायोलॉजी को हम लोग कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे और आप देख रहे होंगे कि डेफिनेशन जो है हम अपने हिसाब से बना रहे हैं, कोई किताब का रट्टा नहीं लगाना है ना। तो अपने हिसाब से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, चलिए ओके, थैंक यू सो मच।